सन 240 ईस्वी में गुप्ता सल्तनत कायम हुई। गुप्ता सल्तनत जिस दौर में कायम हुई, तब तक हिंदुस्तान पर यूनानी हमलावर और उनके साथ आने वाले मजीद यूनानी लोग हिंदुस्तानी समाज पर अपना अच्छा खासा असर छोड़ चुके थे। ये वक्त इल्म फ़नून के इश्तराक का दौर था। इस दौर में तिब, अदब और तामीरात में भी बहुत तरक्की हुई। संस्कृत के एक बहुत बड़े अदीब कालिदास, जिन्होंने शकुंतला ड्रामा लिखा है। इसी तरह बहुत नामवर व्यासीदान आर्यभट्ट, जिन्होंने आशारी निज़ाम मुतारफ़ करवाया। और इसी तरह एक बहुत बड़े तबीब सुश्रुत, जिन्हें हिंदुस्तान के अंदर द फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, इसी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। और यही वो दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर मुजस्समा साज़ी में इनकलाब आया, और जो खुदे हुए धाती सिक्के हैं वो भी इसी दौर में बनने शुरू हुए। गुप्ता सल्तनत के एक अहम बादशाह चंद्रगुप्त बकरमाजीत के दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी उस वक़्त की दुनिया में वाहिद यूनिवर्सिटी थी यहाँ जहाँ पर मज़ीद दूसरे इलाकों से लोग आकर तहसील इल्म करते। और इसी दौर के अंदर चीन के एक बहुत बड़े सय्याह और बुद्ध सांगा फाहियान ने हिंदुस्तान का सफ़र किया, और वो वापसी पर संस्कृत अदब अपने साथ लेके गया। फाहियान ही वो पहला आदमी है जिसने चीनी ज़ुबान के अंदर संस्कृत अदब का तर्जुमा किया। चंद्रगुप्त बकरमाजीत ने बजाय जंगों के मुफाहमत के साथ मामलात को चलाया और डिप्लोमेसी को फ़रोग़ दिया। फैसला साजी के लिए दरबार के साथ दानिशमंद लोगों को मुंसलिक किया गया, जिन्हें गुप्ता सल्तनत के रतन भी कहा जाता है। गुप्ता सल्तनत के हालात सतूनों पर खुदे हुए अहकामात और लोहों की सूरत में महफूज हैं। इनके साथ कॉपर की प्लेटें भी मिली हैं, जिनके ऊपर कवानीन लिखे गए हैं, और कॉपर की इन्हीं प्लेटों में कई जगहों पर ज़मीनों की खरीदो फरोख्त भी दर्ज है, जिनके अंदर ज़मीन की कीमत और ज़मीन की मिकदार कितनी है और मुकाम का भी ज़िक्र किया गया है। गुप्ता दौर में ज़राअत और ज़मीन के मुतालिक सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र काम जो है वो अनाज और ज़मीन की पैमाइश का हुआ। ये पैमाइशी पैमाने भी कॉपर की प्लेटों के ऊपर लिख के महफूज आज मिले हैं। ज़मीन की बिल्कुल एक्यूरेट और दुरुस्त पैमाइश के लिए जो सबसे छोटा पैमाना और सबसे छोटी इकाई जो है पैमाइश की, वो एक उंगली की पोर के बराबर रखी गई। इस पैमाइश को अंगुला का नाम दिया गया। इसी तरह अंगुला से बड़ा पैमाना एक हस्ता था। एक हस्ता में 24 अंगुला थे, या एक हस्ता की लंबाई एक कंधों तक बाजू के बराबर भी दी जाती थी। अंगुला और हस्ता से बड़ा पैमाना धानु या डंडा था, जो 4 हस्ता के बराबर था। इन तमाम से बड़ा पैमाना एक नाला था, जो 16 हस्ता के बराबर था। ये नाला एक तरह की रस्सी होती थी, जो पैमाइश के लिए बनाई जाती थी। 8 नाला लंबा और 9 नाला चौड़ा, मतलब 8 ज़रब 9 नाला की पैमाइश का एक किता राजी था, जिसे किलिया वापा या कीला कहते हैं। ये कीला लफ्ज़ आज भी हम लोग पंजाब के अंदर बरतते हैं। किला एक ऐसे किता राजी को भी कहा जाता था जिसे 2 हल काश्त कर सकें, या किला एक ऐसा किता राजी था जिसके अंदर 8 दरोना गंदुम का बीज काश्त हो सके। दरोना उस वक़्त एक वज़न का पैमाना था। 1 दरोना मतलब 1000 मुट्ठी के बराबर। किलिया वापा या किला के निस्फ को बैगा कहते थे। बैगा और किला, ये दोनों लफ्ज़ आज भी मारूफ हैं। पैमाइश के ये वाले पैमाने दुरुस्त तरीके से राइज करने के लिए बाकायदा एक सरकारी ओहदेदार मुकर्रर था, जो टंडा, धानु या नाला की पैमाइश करके उसकी सेहत की तस्दीक देता था, यानी कि ये वाला पैमाना दुरुस्त है। जिस तरह ज़मीन की पैमाइश के लिए पैमाने मुतारफ़ करवाए गए, बिल्कुल इसी तरह अनाज की पैमाइश और मिकदार के लिए भी पैमाने मुतारफ़ करवाए गए। ज़मीन की पैमाइश में सबसे जो छोटा यूनिट और सबसे छोटी इकाई एक उँगली के बराबर थी, एक उँगली के पोर के बराबर थी।
اسی طرح اناج کی مقدار ظاہر کرنے کے لیے سب سے جو چھوٹا پیمانہ تھا وہ ایک مٹھی تھی، یعنی اناج کی ایک مٹھی۔ 64 مٹھیوں کے برابر ایک پشکالا، اور 4 پشکالا کے برابر ایک ادھاکا، اور 4 ادھاکا کے برابر ایک درونا۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھا کہ 8 درونا گندم یا بیج جس زمین کے اندر کاشت ہو سکے اس کو کیلا کہتے تھے۔ پیمائش کے یہ تمام پیمانے ہندوستان میں تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ لاگو تھے، یعنی ہندوستان کے اندر پیمائشوں کا کوئی یونیفارم سسٹم موجود ابھی تک نہیں تھا۔ 3 صدیوں کا ایک لمبا عرصہ حکومت کرنے والی گپتا سلطنت دوبارہ پھر بیرونی حملہ آوروں کے وجہ سے کمزور ہونے لگی۔ بیرونی حملہ آور یعنی ہن قبائل نے دوبارہ اس سلطنت کو کمزور کرنا شروع کیا۔ یہاں پر باقی جتنی بھی سلطنتیں تھیں جن کی وجہ سے گپتا سلطنت ایک متحدہ ہندوستان قائم کرنے میں کامیاب تھی، وہ دوبارہ خود مختار ہونا شروع ہو گئیں، اور ہندوستان کے اندر دوبارہ پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔ میں ہوں عبد الباسط۔ ہندوستان میں معاملات زمین یا لینڈ ریونیو کا آغاز، اس کا ارتقاء اور اس کی موجودہ شکل کے اوپر یہ والی سیریز میں بنا رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، بہت شکریہ۔